हेलो नमस्कार एस्पायरेंट्स, मैं हूं कुणाल सर और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लिविंग सोल फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कुछ अनाउंसमेंट आप सभी के सामने कर दूं। अनाउंसमेंट ये है कि CRMIS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं पॉलिटी की कंप्लीट लेक्चर यानी कंप्लीट सीरीज में अपलोड करने वाला हूं। ये सारी लेक्चर्स इन डेप्थ होंगी यानी इन डेप्थ वीडियोस होंगी सारी, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बेसिक्स के साथ ये सारी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। यानी कोई भी बच्चा जो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है पॉलिटी को, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहता है, तो इन सभी लेक्चर्स को देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हैव यू एवर थॉट कि अगर सरकार भी कुछ गलत करे तो हमें रोकने का, न्याय पाने का राइट कहां से मिलता है? यही शक्ति हमें देते हैं फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। यानी सरकार अपनी शक्तियों का गलत फायदा ना उठाए, उससे हमारी रक्षा करता है फंडामेंटल राइट्स। पर एक सवाल यहां भी उठता है कि भाई ये राइट्स का आइडिया आया कहां से? ये जो राइट्स टर्म है ये है क्या? क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके ओरिजिन को समझना होता है। कौन था वो थिंकर, कौन था वो व्यक्ति? थिंकर मतलब जो अलग अलग इश्यूज पे अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे, उसे हम थिंकर कहते हैं, चिंतक कहते हैं। तो कौन था वो थिंकर जिसने पहली बार कहा दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद द सर्टेन नेचुरल राइट्स? यानी जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ईश्वर उसे कुछ अधिकार के साथ जन्म देता है, जिसे हम नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। वो थे जॉन लॉक, जिनका जन्म 1632 में हुआ था। तो जॉन लॉक ने सबसे पहले क्लैरिफाई किया था कि भाई हम जैसे जीवन जी रहे हैं ऐसे हमें नहीं जीना है, हमारी अपनी भी कुछ राइट्स है और उसके लिए हमें आवाज उठाना चाहिए, जिन्हें दुनिया कहती है बेसिकली फादर ऑफ राइट्स या फादर ऑफ लिबरलिज्म, अधिकारों का पिता और उदारवाद का पिता। उदारवाद मतलब स्वतंत्रता से आप इसको जोड़ सकते हैं। उनके आइडियाज ने ही मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रखा और वही फाउंडेशन आगे चलकर बना भारत का मौलिक अधिकार यानी इंडिया की फंडामेंटल राइट्स, जो हमें बेसिकली जस्टिस, इक्वालिटी है ना, और फ्रैटर्निटी यानी भाईचारे के साथ जो है जीने का अधिकार देती, हक देती है। मैं यहां पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ बातें आप सभी को बताना चाहता हूं। याद रखिएगा, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस लेक्चर को बहुत सीरियसली आप सभी देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन दिस पावरफुल सेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी मौलिक अधिकार और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर राइट्स इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा सारा, है ना। सबसे पहले एक सवाल खड़ा होता है, जब भी हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ये राइट्स है क्या बेसिकली, है ना। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो ठीक हम समझेंगे, लेकिन ये बेसिकली राइट्स है क्या, ये सबसे पहले तो यही सवाल खड़ा होता है। देखो, राइट्स क्या है इसको समझिए। ये वो चीज है जो हर इंसान को लीगली मतलब कानूनी, नैतिक तौर पे, मतलब नैतिकता क्या होता है, जो आप समझते हैं कि भाई ये करना सही है, दैट इज बेसिकली मोरल, है ना। नैतिकता उसी को कहा जाता है, नीति भी उसी को कहते हैं जिसको हम एथिक्स कहते हैं, राइट। तो ये वो चीज है, राइट्स ये वो चीज है जो हर इंसान को लीगली, मोरली और सोशली आप कह सकते हैं कि रूप से हक के तौर पर मिलता है। यानी राइट्स इज इक्वल टू हक आप कह सकते हो, यानी अधिकार हक को ही कहा जाता है। मतलब राइट मीन द लीगल, मोरल और सोशल एंटाइटलमेंट्स दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप पोसेसेस। सो राइट इज इक्वल टू एंटाइटलमेंट्स, यू कैन से दैट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जॉन लॉक का कहना है। देखिए, ये अधिकार हमें प्रोटेक्शन, जस्टिस और इक्वालिटी के साथ जीने का मौका देते हैं। मैं राइट्स की बात कर रहा हूं, यानी सोसाइटी में कोई भी हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके, सबको बराबरी का हक मिले। अब आधुनिक दौर में यानी मॉडर्न सिनारियो में इन्हीं को हम राइट्स कहते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू वोट हो गया, है ना, राइट टू डिग्निटी हो गया, यानी सम्मान का अधिकार। इन मॉडर्न कंटेक्स्ट दे आर कॉल्ड राइट्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, वोटिंग एंड रेस्पेक्ट। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये राइट्स सिर्फ इंटाइटलमेंट नहीं है, हक नहीं है ये, बल्कि कर्तव्यों से भी जुड़े हैं, यानी ये सारे ड्यूटी से भी जुड़े हैं। यानी हर एक इंसान को यह समझना होगा कि उसका अधिकार वहीं तक है, उसका जो है राइट्स वहीं तक सीमित है जहां दूसरों की अधिकार शुरू होती है, राइट। तो आप अपने अधिकार, राइट्स का एंजॉय वहीं तक कर सकते हैं जहां से
दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। यानी आप अपने राइट का एंजॉय करते करते दूसरे के राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो राइट्स वो इंटाइटलमेंट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन, जस्टिस और डिग्निफाइड लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी देती है। इन सिंपल वर्ड्स, राइट्स आर द इंटाइटलमेंट दैट अलाउ एवरी पर्सन टू लिव अ सेफ, जस्ट एंड डिग्निफाइड लाइफ। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि भैया ये जो जॉन लॉक है, जो बेसिकली जिन्हें राइट्स का पिता कहा जाता है, ये कौन है? देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ये जो जॉन लॉक है, इनका जन्म हुआ था 1632 में, 1632 में जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, और 1704 में इनकी डेथ हुई थी। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक इंग्लिश थिंकर थे, यानी ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें हम फादर ऑफ राइट्स, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। अब देखिए, लॉक का मानना था, लॉक मतलब जॉन लॉक, इनका मानना था कि हर इंसान को कुछ जन्म से ही मिले हुए हक होते हैं। यानी जब उसका जन्म होता है तो उसको ईश्वर कुछ एंटाइटलमेंट्स देकर जन्म देता है, जैसे राइट टू लाइफ है ना, जीने का हक, राइट टू लिबर्टी यानी आजादी का हक, यानी स्वतंत्रता के साथ वो जिए, जिसे राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति रखने का हक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन बात है, जो मैं यहां पे सारी बातें कहकर आपको बताना चाहता हूं कि लॉक ने प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल फ्रीडम की बात ज्यादा की थी। आप समझ पा रहे मेरी बात को? प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स की ज्यादा बात की थी, उस पर ज्यादा उसने जोर दिया था लॉक ने, ना कि आज के जैसे सभी ह्यूमन राइट्स के। यह समझने वाली बात है। जैसे ह्यूमन राइट्स मतलब जैसे शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, इन सभी के बारे में ज्यादातर बात नहीं किया था। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन के बारे में लॉक ने ज्यादा बात नहीं किया था। उसने ज्यादा बात किया था कि जीने कहा कि नहीं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए उन्हें फादर ऑफ राइट्स कहा जाता है। पर कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई उन्होंने सिर्फ कुछ हद तक अधिकारों की बात की थी। यानी ये अभी भी विवादित है कि राइट्स का पिता कौन है। लेकिन हाँ, चूंकि राइट्स के बारे में ज्यादा बातें जो है जॉन लॉक ने किया था, और अपने समय में जॉन लॉक ने जब इस प्रकार की बातें की थी तो पूरे वर्ल्ड में राइट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ी थी लोगों के मन में, इसलिए इनको बेसिकली फादर ऑफ राइट्स कहा जाता है। उनका विचार बहुत बड़ा था, मैं जॉन लॉक की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही सोच आगे चलकर डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और आप कह सकते हैं जो आज के समय हम राइट्स देखते हैं अलग अलग देशों में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में और इंडिया में, इसकी नींव बनी। तो आज जो आपको राइट्स दिखता है ना, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स और यूएसए का भी जो राइट्स है अपना, ये जो बेसिकली इसकी नींव है, फाउंडेशन है, आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन जो है जॉन लॉक से ही लेकर हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने, या फिर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं अपने यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स वो लेकर आगे बढ़ रही हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, बेसिकली वो इंस्पायर हुए जॉन लॉक के आइडियाज से। अब आते हैं भारत पर। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, ये हमारे संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे रिक्वायर्ड और लिविंग पार्ट है। अगर मैं इसी लैंग्वेज में कहूं तो ये वो अधिकार हैं जो हर इंडियन सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी यानी न्याय, समानता और भाईचारे के साथ जीने का हक देती है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर में बताया था। ये हमें सरकार की किसी भी गलत या मनमानी या कह सकते हैं कि रॉन्गफुल या आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाते हैं। मैं ये पहले बता चुका हूं। इसका मतलब है कि अगर सरकार भी कुछ गलत करे तो हम अदालत में जाकर, जुडिशरी में जाकर अपने राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं। यानी ये राइट्स हमें प्रोटेक्ट करती हैं, फ्रीडम देती हैं, डिग्निफाइड लाइफ देती हैं, इसकी गारंटी देती हैं कि हम ये सारी चीजें एंजॉय कर पाए। और इसलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स ही भारतीय लोकतंत्र की यानी इंडियन डेमोक्रेसी की सोल है, क्योंकि इन्हीं पर हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन टिकी हुई है। आप समझ पा रहे होंगे मैं यहां पे क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इन राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड है व्यक्ति के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए और रेस्पेक्टफुल लाइफ के लिए और बेटरमेंट के लिए। दीज राइट्स आर रिक्वायर्ड। मैं जिस फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये रिक्वायर्ड है और इसलिए इन्हें हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं, इसलिए हम इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है? अगर हम फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहते हैं तो भैया मैग्ना कार्टा है क्या? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत पुराने कानून की तरह है जिसने लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन की थी। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं
तो 1215 में इंग्लैंड में वहां के जो राजा थे उनके गलत पावर का या फिर उनके जो रॉन्गफुल जो एक्शंस थे उसको रोकने के लिए वहां की जनता ने डिमांड किया था कि भैया हमें कुछ फंडामेंटल राइट दीजिए, जिसको लेकर इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड के राजा ने मैग्ना कार्टा नाम के कानून बनाए थे, जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है। ये फंडामेंटल राइट कुछ वैसे ही है जैसे आज भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जो हमारे इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जैसे फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है, वैसे ही मैग्ना कार्टा था वो। हम इसके बारे में समझेंगे, मैग्ना कार्टा के बारे में और इंग्लैंड में क्या हुआ था, उन सभी मुद्दों के बारे में आराम आराम से समझेंगे, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जो बेसिकली राइट्स है वो क्या था, वो मैंने आपको बता दिया। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसका बैकग्राउंड क्या है। और ये फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जितने भी देश हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी अपनी अपनी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया। अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है। देखिए, मैं ऑप्शनल पढ़ा नहीं रहा, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ा नहीं रहा कि मैं पूरे डेप्थ में बताऊं, लेकिन हाँ, जीएस के लिए जितना जरूरी है उतना आपको बता रहा हूं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लगभग ये बात हो रही है 15 जून 1215 को, यानी 15th of June 1215 को, यानी इस टाइमलाइन की बात हो रही है। इंग्लैंड के किंग जो थे उनका नाम था किंग जॉन, ठीक है। तो बेसिकली ये लीड किया करते थे, रूल किया करते थे इंग्लैंड को। लेकिन इंग्लैंड में एक जगह है रिवर थेम्स के बगल में, है ना, रिवर थेम्स के बगल में एक जगह है जिसका नाम है रन्नीमेड, है ना। क्या नाम है उसका, रन्नीमेड। अब रन्नीमेड के जो नोबेलमैन थे, यानी वहां के जो जमींदार थे, जो बड़े सम्मानजनक लोग थे, यानी कह लीजिए कि वहां की जो आम जनता थी, वो बेसिकली किंग जॉन के जो लॉज हैं, उनकी जो पॉलिसीज है, उनके खिलाफ वो आवाज उठाने लगे थे। और ये रन्नीमेड के लोगों का कहना था कि भाई आप जिस तरीके से रूल कर रहे हैं इंग्लैंड को, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन हमारी राइट टू लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिए। हमें जीने का अधिकार है, हमारी जीने के अधिकार को, जीवन जीने के अधिकार को डिस्टर्ब मत कीजिए, हमारी राइट टू फ्रीडम को डिस्टर्ब मत कीजिए। यानी कुछ जो जो बहुत ही फंडामेंटल काइंड ऑफ राइट्स होती है उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। और इसके लिए हमें आप कुछ हमारे लिए कानून बनाइए ताकि ये इंश्योर हो पाए कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि वो जो कानून आप बना रहे हैं हमारे लिए, है ना, एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो हमारे लिए बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, आप खुद से हमारी सुरक्षा के लिए, आपसे सुरक्षा के लिए आप एक कानून बनाइए और इंश्योर कीजिए कि आप हमारे ऊपर किसी प्रकार का आप चलाइए, हमारे ऊपर रूल कीजिए, लेकिन कुछ मुद्दों में आप हमारे ऊपर रूल मत कीजिए, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें, बिना मतलब के हर मामलों में इंटरफेयर करें। तो किंग जॉन को लगा कि भाई काफी ज्यादा विद्रोह हो रहा है ना, रन्नीमेड से तरफ से वहां के नोबेलमैन, वहां के लैंड ऑनर्स काफी ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं। तो किंग जॉन ने यह निर्णय लिया कि भाई चलो, मैं आप सभी के लिए एक फंडामेंटल राइट्स का कानून बना देता हूं। तो जो रिवर थेम्स है इसके जस्ट बगल में ही, मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसके बगल में एक आइलैंड है मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। तो उस आइलैंड के नाम पर एक इन्होंने कानून का जो है, मैं किंग जॉन की बात कर रहा हूं, इन्होंने कानून बनाया उस आइलैंड के नाम पर, ठीक है। इसलिए ज्योग्राफी में ये भी याद रखना कि देयर इज एन आइलैंड, है ना, जो रिवर थेम्स के बगल में है। तो बहरहाल वो अलग मुद्दा है। तो उन्होंने मैग्ना कार्टा नामक कानून बनाया, जिसको आज हम अपने, अच्छा, मैग्ना कार्टा वहां के फंडामेंटल राइट्स को भी बोला जाता है, ठीक है। और ये बड़ी ये आप कह सकते हैं इत्तेफाक है, कोइंसिडेंट है कि मैंने जो मैग्ना कार्टा है वहां की एक आइलैंड भी है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा नाम के एक कानून को किंग जॉन ने बनाया, और उस कानून को बनाने के बाद उस कानून में कुछ नहीं, बस फंडामेंटल राइट्स थी जो कि रन्नीमेड के लोगों को मिल गई, और रन्नीमेड के लोग उस चीज को लेकर अपनी फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने लगे। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स की इतिहास देखी जाती है वो इंग्लैंड से देखी जाती है। और ये जो मैग्ना कार्टा जो कानून लागू किया गया था इंग्लैंड में, वो 15th of June 1215 को किया गया था। यानी रन्नीमेड के लोगों को फंडामेंटल राइट्स कब मिला था, 15 जून 1215 को, क्योंकि इसी दिन उसको इंप्लीमेंट किया गया था किंग जॉन के द्वारा। समय गुजरता गया। 4th of July 1776 को ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हो जाता है, यानी अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन इसलिए भी कहा जाता था कि उसने बहुत सारी कंट्री पर रूल किया था। वेल, कम ऑन द पॉइंट।
तो जब अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को, तो उसके यहां पर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने 1789 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उसको अमेरिका में इंप्लीमेंट भी कर दिया। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिका में 1789 में इंप्लीमेंट किया गया था। और उसके जस्ट 2 साल बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने यूएस बिल ऑफ राइट्स नाम की एक कानून बनाई। यूएस बिल ऑफ राइट्स नाम की कानून बनाई, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को इंश्राइंड कर दिया, यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो मेंशन कर दिया। ये आपको दिख रहा होगा। तो वहां पर यूएस बिल ऑफ राइट्स करके वहां पर फंडामेंटल राइट जो है इंश्राइंड किया गया वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। वेल, द डिमांड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, अगर मैं भारत की बात करूं, इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में भी सेम पैरेलल मेथड से हम इंस्पायर्ड होकर हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइंड किया है। लेकिन मैं यहां पे चाहता हूं कि भारत में आने से पहले आप कुछ मुद्दों पे डिस्कशन करें, कुछ बातों को समझें आप। 1947 के पहले, यानी हमारे आजादी से पहले, 1947 से पहले, हमारे देश में भारतीय लोगों की तरफ से, यानी हमारे जो अपने लोग थे, हमारी जो अपनी जनता थी, सिटीजन्स थी, 1947 के पहले हम लोग भी अपनी फंडामेंटल राइट्स का डिमांड कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी अंग्रेजों के खिलाफ हम अपनी फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर रहे थे। आप देख लीजिए, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो या दादा भाई नौरोजी हो या जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर हो, वेदर इट इज B.R. अम्बेडकर, नेहरू या फिर गांधी, सभी ने डिमांड किया कि भाई हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स दीजिए। आप समझ पा रहे मेरी बात को? सो द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ वे टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ताकि हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से हमारी सुरक्षा हो पाए। कुछ नेताओं ने, कुछ लीडर्स ने, कुछ संगठनों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फंडामेंटल राइट्स के डिमांड को लेकर इंडिपेंडेंस से पहले। जब 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, उस दौरान चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हुई थी, उस दौरान समय गुजरने के साथ 1947 में, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और 24 जनवरी 1950 वाज द लास्ट सिटिंग डेट, यानी लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी अंतिम जो बैठक हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन इसी बीच में मैं यहां पर बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को समझना है, इसी बीच में आपको यहां पर समझना है कि एक कमेटी का गठन किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब ये लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको आराम से समझाऊंगा। उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये इंश्योर किया कि भाई हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइन किया जाए, जिससे कि भारत के लोगों के पास अपनी राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, मौलिक अधिकार हो, ताकि सरकार की मनमानी शक्तियों के खिलाफ, आर्बिट्रेरी पावर के खिलाफ, कल को अगर सरकार कुछ वैसी इंटरफेरेंस करे आम लोगों की लाइफ में, तो ये अपने पावर का उपयोग कर पाए, अपने फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कर पाए, फंडामेंटल राइट्स कॉमन सिटीजन्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करे। B.R. अम्बेडकर ने इंश्योर किया था कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। आप देखिए 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को वी इंप्लीमेंटेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट की गई, उस दौरान वी हैड द फंडामेंटल राइट्स, एंड राइट नाउ वी हैव आल्सो द फंडामेंटल राइट, अभी भी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब B.R. अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया, तो आखिर हमारे फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहां पर यह फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह पर फंडामेंटल राइट का जिक्र मिलता है या फिर इंश्राइंड किया गया है। तो पहले आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बड़े ही लेमन लोगों को समझने के लिए, भारत का हर एक नागरिक समझ पाए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी 22 चैप्टर में कैटेगराइज किया था हमारे इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन में करने, लेकिन समय गुजरने के साथ इसमें और 3 चैप्टर जुड़ गई और आज हमारे पास टोटल 25 चैप्टर्स हैं। यानी वी हैव राइट नाउ द 25 चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि भैया हमारे पास 25 पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वी हैव 25 पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से पार्ट 3 में, है ना, पार्ट 3 में और हमारे पास आर्टिकल भी 400 प्लस है और सभी आर्टिकल को हर एक चैप्टर में कुछ कुछ बांट दिया गया है। जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 को डाला गया है, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 को डाला गया है। उसी प्रकार आर्टिकल 12 में, यानी माफ कीजिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 को पार्ट 3 में इंश्राइंड किया गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है। तो पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट है और उसमें आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, यानी आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र मिलता है। आप ये समझ पा रहे होंगे। सो आर्टिकल 12 to 35 इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। और ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके सामने मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन किया गया है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको 12 से 35 के बीच में जो मैंने अभी कहा कि भैया इसके बीच में फंडामेंटल राइट का डिस्कशन मिलता है, इसमें से 12 और 13 को थोड़ा साइड कर दीजिए। आई यू गेटिंग द पॉइंट? 12 और 13 यानी 12 और 13 को, और इसके बाद 33, 34 और 35 को साइड कर दीजिए। आराम आराम से समझेंगे क्यों हमने साइड किया, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो है हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की गई है। ओरिजिनली आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन किया गया है। आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है, 33 में क्या लिखा, 34 में क्या लिखा, 35 में क्या लिखा है, आराम आराम से समझेंगे, हड़बड़ाइए मत। अभी बस इतना समझिए कि भाई पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया, यानी 400 प्लस वी है फंडामेंटल राइट्स, माफ कीजिएगा 400 प्लस आर्टिकल्स है हमारे पास। और उसमें से जो आर्टिकल 12 से 35 है वो पार्ट 3 में कैटेगराइज किया गया है और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन की गई है। और उसमें भी जो आर्टिकल 14 से लेकर जो 32 है, इसके बीच में ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइंड किया गया है। अब उन्हीं चीज को आराम आराम से यहां पर हम लोग समझते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। अब ये जो आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में हमने कहा कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन किया गया है और हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली। तो उसमें जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट आता है प्यारे बच्चों, वो है राइट टू इक्वालिटी। आराम आराम से सभी आर्टिकल को समझेंगे, सभी राइट्स को समझेंगे, हड़बड़ाइएगा मत। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में जिसके बारे में डिस्कशन मिलता है, इसमें कहा गया है कि भाई एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने हर एक नागरिक बराबर है और हर एक नागरिक को सरकार यानी स्टेट पॉलिटी में हम लोग बेसिकली कंट्री को कहते हैं। तो स्टेट जो है बेसिकली सभी नागरिकों को बराबर तरीके से ट्रीट करेगी, यानी हर एक नागरिक कानून के सामने समान है और समान व्यवहार पाने का अधिकार रखता है। उसी प्रकार आपका जो दूसरा राइट यहां दिख रहा होगा वो है राइट टू फ्रीडम, यानी आर्टिकल 19 से 22 के बीच में इसकी जिक्र मिलती है, यानी इसका इंश्राइंड इसको किया गया है राइट टू फ्रीडम को, जिसमें बेसिकली बात किया गया है कि जो नागरिक हैं देश के, उनको जो है स्पीच देने का, भाषण देने का, या फिर चलने फिरने का जिसको मूवमेंट कहते हैं हम लोग, या फिर कहीं मीटिंग करने का, सभा करने का या ग्रुप बनाने का स्वतंत्रता है। उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा, वो इसके लिए आज़ाद है ना। उनको कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरी हमारी जो राइट्स यहां पर आपको दिख रही होगी, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी इसको हम लोग हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की चर्चा की गई है। इसमें यह बोला गया है कि नो वन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नो वन कैन बी फोर्स्ड इनटू स्लेवरी और चाइल्ड लेबर, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंसान या सरकार उसको दास या नौकर या गुलाम नहीं बना सकता है, उससे जबरदस्ती बाल मजदूरी नहीं करा सकता है।
ये बात ध्यान से समझिएगा, और मैं हर एक राइट्स को बहुत ही इन डेप्थ समझाने वाला हूं आगे चल के। हाँ, तो सिर्फ अभी मैं ग्लांस दे रहा हूं आपको, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। चौथा जो हमारा राइट है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जिसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन। यानी हर एक इंडिविजुअल को अपना रिलीजन मानने, उसको कैसे उसको रिलीजन एंजॉय करना है, प्रैक्टिस करना है, उसको अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने का, फैलाने का अधिकार है। इसके बाद फिफ्थ में आपको दिख रहा होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसके बारे में आर्टिकल 29 से 30 के बीच में डिस्कशन किया गया है। 29 से 30 के बारे में लिखा गया है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और इसमें बेसिकली जो बात किया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, यानी हमारे देश में रिलीजन यानी धर्म के अनुसार जो भी, जैसे मुस्लिम है ना, जो आपके पारसी हो गए है ना, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनको माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास ये अधिकार है कि दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी माइनॉरिटीज को अपनी कल्चर को बचाने और अपने लिए है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने की अधिकार है। आप समझ रहे बात को। लेकिन यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी राइट्स हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक, 14 से लेकर 30 तक, अगर इस राइट्स को आप इंजॉय कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई सरकार का ही कोई ब्रांच है या सरकार ही खुद या स्टेट, राज्य, अगर आपकी इन सभी राइट्स को इंजॉय करने में रोक टोक पैदा कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, यानी आपके राइट्स को वायलेट कर रही है ना, आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक से पुलिस ने आपको 2 लाठी मार दिया, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से राइट्स का वायलेशन हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो रही है आपके साथ, वैसी स्थिति में आप जुडिशियरी में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन यहां पर आर्टिकल 32 कहता है कि तुम अगर मान लो तुम्हारा आर्टिकल 14 से लेकर 30 के बीच में जितनी भी राइट्स हैं, अगर ये तुम्हारा वायलेट हुआ है, तुम एंजॉय कर रहे थे और कोई तुमको एंजॉय करने से रोक रहा है, तुम्हारी राइट्स को प्रैक्टिस करने से रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में तुम अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 कहता है। और आर्टिकल 32 अपने 5 बॉडीगार्ड का उपयोग करके, और वो 5 बॉडीगार्ड कौन है, जब मैं आर्टिकल 32 पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, अपने 5 बॉडीगार्ड्स का उपयोग करके आपकी फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुई थी उसको बचाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग द आर्टिकल 32 आपकी सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा 6 राइट है उसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई है, यानी सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, यानी यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग सकते हैं। और अगर मान लो तुमको हाई कोर्ट से मदद मांगना है तो उसके लिए आर्टिकल 226 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 226 से आपको पावर देता है कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी राइट्स के वायलेशन के प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट के पास। और जब बात आती है राइट के प्रोटेक्शन को लेकर, तो ये पावर सबसे ज्यादा हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा ये पावर हाई कोर्ट्स को दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम है, इसलिए ये सारा जो है राइट को प्रोटेक्ट करने का जो मेन काम है ये हाई कोर्ट्स को दिया हुआ है। आराम आराम से समझेंगे ये क्या है। लेकिन इसके बीच में ना आपके मन में क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर आपने आर्टिकल 30 के बाद सीधे 32 पे आप आ गए, तो बेसिकली 31 गया कहां? देखिए जो आर्टिकल 31 है ना, इसकी इतिहास, इसकी हिस्ट्री बड़ी समझिए कि लंबी चौड़ी है। बस इतना समझिए कि मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी 1978 में, 1978 में जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी, व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, एट दैट टाइम सरकार ने कानून पास किया था पार्लियामेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान में जब कोई बदलाव करना होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना होता है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 पार्लियामेंट से पास किया था उस दौरान के सरकार ने। और इस कानून को पास करने के बाद जो आर्टिकल 31 था जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी की, उसको वहां से यानी फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटाकर, यानी आर्टिकल 31 को डिलीट करके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, पार्ट जो 12 है, और इसमें जो एक आर्टिकल आता है, ध्यान से सुनिएगा, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 300 यानी 300, उसमें क्लॉज जोड़ दिया, आर्टिकल 300A। तो जब भी 300 के बाद ऐसे ए देखो तो समझ रहा हूं क्लोज है, तो क्लॉज ए जोड़ दिया और इसमें
फंडामेंटल राइट से हटाए गए राइट टू प्रॉपर्टी को इंश्राइंड कर दिया गया। यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 31 की कैटेगरी यानी आर्टिकल 31 को डिलीट करके राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी से हटा करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया, जो कि पार्ट 12 में आती है। ये याद रखिएगा। और अब इसको बेसिकली जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल 31 में पहले था, चूंकि अभी उसको डिलीट कर दिया गया है और 300A में जोड़ दिया गया है, तो इसको लीगल राइट माना जाता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज राइट नाउ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज बेसिकली अ लीगल राइट। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना तक समझ चुके हैं। कल की लेक्चर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया ये आर्टिकल 12 है क्या, आर्टिकल 13 है क्या, और इसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर हम लोग 32 तक 35 तक आराम से समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। थोड़ा तबीयत डाउन है मेरा, लगभग 17-18 दिनों से मैं फीवर से सफ़र कर रहा हूँ, कोल्ड से सफ़र कर रहा हूँ, तो परफॉर्मेंस में काफ़ी आपको डाउन दिखा होगा। मैं आप सभी को भी वार्न करना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन सर पे है प्यारे बच्चों, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, है ना। अपने ये थोड़ा ध्यान दें कि कहीं फीवर और कोल्ड ना हो जाए, तो अपने हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ। धन्यवाद।